तो रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, जहां अर्जुन मुंडा संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी सहित झारखंड के प्रभारी आदरणीय दिलीप सैकिया जी, यहाँ उपस्थित अभी तुरंत पहुंचे हमारे त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री, जिसका हमने स्वागत किया, आदरणीय जिष्णु दवे वर्मा जी, भारत सरकार में हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे रेणुका सिंह जी, हमारे विशेश्वर टुडू जी, जॉन बारला जी, पूर्व सांसद और ट्राइफेड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी, हमारे मंत्री महिला एवं स्वास्थ्य अरुणाचल प्रदेश से आलू दिबांग जी, इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा के हमारे शिवशंकर उरांव जी, और यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता सांसद और पूर्व में मंत्री रहे जुएल उरांव जी सहित इस सभागार में उपस्थित सभी सांसदगण, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और कार्य समिति के सदस्यगण, प्रेस के मित्रों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। मैं कुछ बात कहूं इसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में वैश्विक महामारी से लड़ने का जो एक दुनिया को संदेश और उदाहरण प्रस्तुत किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कि हमने इस देश में अपने यशस्वी नेताओं के आह्वान पर, आदरणीय प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सबने मिलकर के एक उपलब्धि हासिल किया है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। और मैं इस अवसर पर कहूंगा कि हम सब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एवं हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे।
क्योंकि असाधारण कार्य को देश के जनता के माध्यम से हम सब ने मिलकर इस देश का संकल्प को पूरा किया है और इस यात्रा पर हमारे अगुआ प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आज ये गौरव दिलाया है कि हमने इस कार्य को पूरा ही नहीं किया है, बल्कि इसके माध्यम से हमने दुनिया को संदेश दिया है कि हम किस तरीके से अपने और अपने घर को सुरक्षित रखना जानते हैं। आज यह हमारे लिए उपलब्धि इस बात के लिए और अधिक है, और मैं पुनः एक बार जोरदार ताली बजा करके इस बात के लिए कहूंगा कि हमारे साइंटिस्टों ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत ये 2 वैक्सीन बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है कि भारत में, भारत के साइंटिस्टों में, भारत के ज्ञान और विज्ञान में वो ताकत है कि हम खुद इस तरह की चीजों को विकसित कर सकते हैं। तो यह जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि साधारण उपलब्धि नहीं है। इसलिए मित्रों, हम आज कार्य समिति में चर्चा कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एक नया लकीर खींचने का काम किया है, और वो लकीर ये खींचने का काम किया है कि देश में पहली बार इतना आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है कि मंत्रिमंडल में 8 मंत्री जनजातीय समुदाय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह का मंत्रिमंडल और इस तरह की भागीदारी देश के आजादी के बाद पहली बार हुआ है, और इसलिए भारत के तमाम आदिवासी समाज के तरफ से आज ताली बजाकर माननीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के प्रति हम आभार व्यक्त करता है, और जोरदार ताली बजा करके इस आभार को व्यक्त करने का काम। मैं देश के उन आदिवासी भाइयों के प्रति भी इस कार्य समिति के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यदि देखें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 के चुनाव में आप यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते 2014 में हमारे 27 सांसद, हमारी कुल संख्या के दृष्टि 27 संख्या हमारी थी। उसी तरीके से कुल संख्या के दृष्टि से अगर 2019 को देखें तो जहां 46 में से 27 संख्या 2014 में थी, वहीं 2019 में 46 में से 31 संख्या सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। तो देश के तमाम आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सांसदों के माध्यम से यह संदेश देने का काम किया कि जंगलों में
कस्बों में, पहाड़ों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक रहने वाले आदिवासियों ने राष्ट्रभक्ति को सबसे अधिक महत्व देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए सांसद चुन करके भेजा। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है और वह प्रतिबिंब हो रहा है भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से, जहां हमारे प्रतिनिधि दिख रहे हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से आज जनजाति समाज में भी और देश भर के रहने वाले नागरिकों को साथ लेकर चलने का जो हमारा ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो उस उद्देश्य के बल पर संकल्प है, उस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य के तरफ हम उपलब्धियों का नई श्रृंखला बनाने में सफल हो रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के समस्त जनों को, चाहे वो आपदा काल में हो, चाहे ऐसे विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक कैसे पहुंचे, कब से पहुंचाए और परिवार को आत्मनिर्भर बनाए, समाज को आत्मनिर्भर बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए, इस संकल्प को लेकर कर हम आगे बढ़ रहे हैं। परस्पर तरीके से विकासात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़े, जनजातीय समाज पीछे न रहे, इसकी चिंता इस देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार कर, और जिन कार्यों को इस समय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा के भाई समीर उरांव जी ने इसका उल्लेख किया, पहले एक औपचारिक विकास की प्रक्रिया लंबे कालखंड तक कांग्रेस के शासन में चली कि हम उन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, उन वर्गों का उत्थान के लिए हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो उभार आना चाहिए, जीवन में जो प्रगति होना चाहिए, यानी हमने क्या देखा आजादी के लंबे कालखंड में कांग्रेस के शासन में कि आदिवासियों के नाम से योजनाएं बनी, पर आदिवासियों के लिए नहीं बनी। उनके नाम से योजनाएं बनती रही, पर उनके लिए, उन लोगों के लिए योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी, क्योंकि योजनाएं उनके लिए बनी ही नहीं थी, उनके नाम पर बनी थी। और परिणाम यह हुआ कि आदिवासी समाज उपेक्षा का दंश झेलता रहा। इसी का यदि आज के कालखंड में हम देखें तो एक नया उदाहरण मिलता है। 2014 से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, उस यात्रा में कि जनजातीय समाज एक परिवार है, जनजातीय समाज जिसकी यदि सामाजिक दृष्टि से, कम्युनिटी के दृष्टि से आदिवासी समाज की तो 700 से अधिक संख्या है, लेकिन सारे आदिवासी है। उनको एक तरीके से कैसे सामूहिक रूप
से आगे बढ़ने का मौका मिले, वह एकलव्य मॉडल के माध्यम से दिखता है कि अब प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय की तरह राष्ट्रीय मानक के आधार पर विद्यार्थी तैयार हो, इसकी चिंता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इसके पहले योजनाएं चल रही थी, लेकिन राज्यों को आवंटन देकर के हम केंद्र पल्ला झाड़ देती थी। लेकिन अब कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उन्होंने कहा कि हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि देश है और देश का आदिवासी समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए इस तरह की नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है और संपूर्णता के साथ देखना चाहिए, संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था शब्दों का अलंकार नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था उनके जीवन में उतरे। यदि पहली बार इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के चलने का काम किया है, तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसी तरीके से मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर यह कहूंगा कि ये जो कार्य समिति हो रही है और जिस तरीके से यहां तैयारी हुई है, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों को प्रतिबिंब किया गया है, जिस तरीके से आयोजन किया गया है, मैं समझता हूं कि आदिवासी समाज का पूरा भारत यहां पर दिख रहा है। पूरा भारत का एक परिदृश्य दिख रहा है। इस कार्य समिति के माध्यम से देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि जहां उपस्थित हैं, वहीं हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़कर अपने को आहुति दी, अपने को समर्पित किया, वैसे लोगों का चित्र इस सभागार में मौजूद है। प्रेरणा के स्रोत इस सभागार में मौजूद है। इसलिए इस कार्य समिति के आयोजन में जितने लोगों ने भागीदारी लिया है और लगातार काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अब जैसे कहा कि समय बदल रहा है और समय के साथ चलना ही जीवन की गतिशीलता है। आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी पहचान के बल पर जीता है, लेकिन उसके साथ प्रगति भी बहुत अनिवार्य शर्त है। राजनीतिक दृष्टि से हमारी भागीदारी बढ़ी है, हमारी सहभागिता बढ़ी है। यह हमें आजादी के बाद पहली बार अनुभव भी हो रहा है उस तरीके से। लेकिन हमारा समाज कैसे आगे आए, इस कार्य समिति में आए हुए लोगों को उस पर ज्यादा विचार करना पड़ेगा, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ज्यादा रिसर्च बेस्ड नीतियों पर कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि जो विश्वास हम सब ने प्राप्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरकर वास्तव में जो विभिन्न कालखंड में, चाहे वो मुगल कालीन हो, चाहे अंग्रेज के कालखंड हो या विभिन्न कालखंड में, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर हमें सींचा है, उसी तरीके से जो विश्वास हमारे ऊपर लोगों ने व्यक्त किया है, हम अपने कृतित्व के बल पर उस समाज को आगे लाने के लिए जो भूमिका सुनिश्चित करना है, वो हम बखूबी निभाएं। और मैं समझता हूं कि इस कार्य समिति में ऐसे सारे विषयों पर हम चर्चा करने में सफल होंगे और उसको कार्यान्वित करने में हम आगे बढ़े। लगातार सांसदों के साथ हम सब मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं,
अभी कुछ दिन पहले गांव के विकास के बारे में जिसमें मैंने देखा कार्य सूची में, उस पर गंभीर चर्चा हम करें कि गांव का विकास कैसे होना चाहिए। हर राज्य का थोड़ा थोड़ा चरित्र अलग अलग हो सकता है, उनकी आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके मूल में संपूर्ण विकास का अवधारणा है। इसलिए जो ग्राम्य है, ग्राम विकास है, उसके बारे में हम आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे कि कैसे हम आदर्श गांव, अपने गांव को बनाएं। संवैधानिक व्यवस्था में गांव को किस तरीके से सशक्त बनाने का अधिकार हमें प्राप्त है, उन अधिकारों को संवेदनशीलता के साथ कैसे हम लागू कर सकते हैं और विकास को हम अपने कर्मठता के बल पर अपने गांव को आदर्श ग्राम कैसे बना सकते। संकुल की योजना पर हम चर्चा करेंगे। मैं इस अवसर पर कहूंगा कि यह राज्य ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में, क्योंकि जनजातीय समाज देश के सभी राज्यों में प्राय है, वैसे राज्यों में खास करके जो पेशा में कहा गया है, अधिकारों के और व्यवस्था के, और उसको बेहतर ढंग से कार्य करते हुए अपने गांव को आत्मनिर्भरशील बनाने के, उसमें हमें सजग रहना पड़ेगा, संवेदनशील रहना पड़ेगा और अपने को समर्थ बनाकर, अपने गांव को समर्थ बनाकर, अपने पंचायत को समर्थ बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। हमारा गांव ही भारत की सबसे बड़ी केंद्र बिंदु है। हमारे चिंतन में जिस तरीके से हम इस बात को मानते कि अंत्योदय होना चाहिए और जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज उस योजना के निमित्त कई योजनाएं भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। विशेषाधिकार तरीके से उन सारे चीजों को हम पेशा क्षेत्र के माध्यम से गवर्न करते हैं। इसमें हमें उत्तरदायी बनना पड़ेगा, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जितने भी देश में अधिकांश राज्यों में हमारा जनजातीय शोध केंद्र है, हमारे कार्य समिति के सदस्य उन शोध केंद्रों पर जाए, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जाए, ट्राइबल के पॉलिसियों पर, ट्राइबल के कार्यक्रमों पर, और हमने कहा है, मंत्रालय की तरफ से कहा है कि जनजातीय समाज के लोगों को आमंत्रित भी करें और उन्हें इन सारी चीजों के बारे में जानकारी भी दे। लेकिन पदाधिकारियों के कार्य करने के एक अपने तरीके और अपना सोच होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें राष्ट्र निर्माण का ध्येय को लेकर चलने वाले, राष्ट्र हमारी गांव में छुपी हुई है। उन शोध केंद्रों में जाकर हम अपनी नीतियों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में ऐसे जानकारी रखें जिससे आने वाले दिनों में हमारा पॉलिसी इंटरवेंशन स्थानीय स्तर पर हो सके, स्थानीय स्तर पर नीतिगत विषयों पर हम चर्चा कर सके, हम स्थानीय स्तर पर ऐसे चीजों पर संवेदनशील होकर फैसला कर सके जिससे हमें यह बल मिले कि जिन बातों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हमने आह्वान किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, वो हम अपने काम में कार्य करके उसको पूरा करने में सफल हो। मैं खास तौर से इस बात के लिए कि अभी हमने जो
विशेष तौर से परंपरागत ढंग से हम आदिकाल से अधिकांश लोगों का जुड़ाव, अधिकांश लोगों का रहने का परंपरागत एक जंगल, जल जंगल जमीन की एक प्रमुख आधार रही है। लेकिन व्यवस्थित ढंग से उसको कैसे बनाए, इसके लिए भारत सरकार हमें संवैधानिक व्यवस्था देता है, कानूनी अधिकार देता है। उसका डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से हो, उसके प्रति हम कार्य समिति के लोगों का जो भी, जहां इसकी संख्या कम है, कार्य समिति से मुश्किल से 200 से कम लोग होते हैं, तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। 700 से अधिक समुदाय, जनजाति समुदाय है। उन सारे समुदायों के बीच में संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाना, उन्हें जागरूक होकर के, संवेदनशील होकर के जोड़ना और उसके साथ साथ उन अधिकारों के साथ सही ढंग से समावेश करना, यह हम सबका उत्तरदायित्व है, यह हम सबका कार्यक्रम है। हम अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा, विशेष तौर से कई मोर्चा में से एक प्रमुख मोर्चा जनजातीय मोर्चा है। जनजातीय मोर्चा राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा सामाजिक सरोकार, विकासात्मक कार्यक्रम और संवैधानिक अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहे, यह बहुत जरूरी है। सामाजिक सरोकारों से हम इस तरीके से जुड़े रहें जो हमारे संस्कृति को, हमारे परंपराओं को प्रतिबिंब करता है, वहीं उसके माध्यम से हमारा संगठन, हमारा संगठित स्वरूप सामने बना रहे। हमारी पहचान की जो निरंतरता है, जीवंतता है, वो हमारी बने रहे। और कार्य समिति में हम समझते हैं कि इन सारी बातों की चर्चा हम सब गंभीरता से करें। इसी तरीके से विकासात्मक कार्यक्रमों में मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी एक व्यक्ति का विकास, एक परिवार का विकास, एक समाज का विकास को कैसे हम रेखांकित करेंगे, उसको किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाएंगे। विकासात्मक कार्यक्रम में व्यक्ति में बच्चों की शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, गांव की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए हम आत्मनिर्भरशील बनाने के लिए क्या भूमिका कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं, आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हमने आदर्श गांव की चर्चा क्यों की है? हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है जानकारी रखते हैं, जानकारी है, क्योंकि हम वर्षों से काम कर रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन एक गांव में यदि हम ये कहें, या अपने गांव में ये कहें कि भारत सरकार की कितनी योजनाएं हैं जो एक परिवार को केंद्रित करके होती है, उसके बारे में कोई हमारा इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन है? हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उनका, और हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारे पास क्या हिसाब किताब है? और इसलिए कई बार जाने अनजाने में हम ये बताने में भी सक्षम नहीं हो पाते, और वो कहने में भी सक्षम नहीं हो पाता है कि हो क्या रहा है। इस समय में इन सारे चीजों का बहुत आवश्यकता है कि हम अपने गांव को सही तरीके से समझें। और आदर्श ग्राम की योजना हमने इसी उद्देश्य के साथ प्रारंभ करने का निश्चय किया, जिसमें सबकी सहभागिता हो, जहां स्पंदन हो, वाइब्रेशन हो, और यह सुनिश्चित करने में हम सफल हो कि वास्तविक ढंग से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भूमिका अदा कर रहे हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं कि एक तरफ हम अपने गांव को समर्थ बनाकर
और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्यकर्ता के रूप में भारती का सेवा भी कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं। हमें तब गर्व महसूस होगा कि हम जब इस तरीके के चीजों को लेकर के आगे बढ़े। हम देख रहे थे कई ऐसी योजनाओं की चर्चा जो यदि मूल रूप से कहे तो कुछ योजनाओं की चर्चा हम जानते हैं। इस देश में समस्त, चाहे वो वर्ग विहीन है, सभी लोग, चाहे वो जनजाति समुदाय हो, चाहे वो अनुसूचित जाति समुदाय हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबके लिए किसान किसान है। इसलिए देश के सारे किसान, समस्त किसानों का सम्मान भी बढ़े और किसान आत्मनिर्भरशील भी बने और किसान वास्तविक रूप से हमारा अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ किया, यह हमें मालूम। लेकिन हमारे गांव में हमारे पास क्या आंकड़ा है कि कितने लोगों को इस योजना के तहत हम जोड़ पाए? उन सारे चीजों के लिए हम किस तरीके से, ठीक है हम बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का, जिस जिले में रहते वहां का, इस तरह के चीजों में हम क्या भूमिका सुनिश्चित करें? हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है, हम क्या बूथ स्तर के कार्यकर्ता को इस तरह के चीजों के बारे में ओरिएंटेशन के साथ कि आपको इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को सही ढंग से देखकर यह सुनिश्चित करना है कि गैप्स कहां है और हम उसको कैसे पूरा करें। जब हमें इस बात का अंदाजा नहीं लगेगा तो कई बार राजनीतिक दृष्टि से लोग बात करके हमारे समाज को, हमारे लोगों को उलझाने का काम करें। अब देखिए यहां पर हर ब्लॉक में हम एकलव्य मॉडल स्कूल भारत सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, नीतिगत रूप से फैसला हुआ है। लेकिन यहां के लोग इस राज्य में किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि हम एकलव्य विद्यालय यहां बनने नहीं दे। अब वो एकलव्य विद्यालय में कहां के विद्यार्थी पढ़ेंगे? जब हर ब्लॉक में बन रहा है तो उस ब्लॉक के बच्चे वहां पढ़ेंगे। पर यहां राजनीति क्या हो रही है कि हम यहां एकलव्य विद्यालय नहीं बनने देंगे, कहीं और बनाइए, कहीं और लेके जाइए। शिक्षा वहां के बच्चों को चाहिए क्योंकि वो उन बच्चों में ही राष्ट्र छिपा है, उस बच्चे में ही देश का भविष्य छिपा है और आदिवासी समाज का वो भविष्य को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश का भविष्य को नुकसान पहुंचा। ये उनके राजनीति के स्तर है। विभिन्न योजनाओं का हमने समीक्षा किया, उन योजनाओं के माध्यम से हमने देखा कि वर्तमान यहां की राज्य सरकार उन कार्यक्रमों का करने के बारे में जिससे जनजातीय समाज आगे बढ़े उस पर फैसला नहीं कर पा रहे। योजनाएं उन तक कैसे पहुंचे इस पर कोई कार्यक्रम नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके इस राज्य के कोई जनजातीय समाज की प्रतिशत यहां कितनी है ये आपको मालूम, लेकिन इस राज्य के कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी हमारे मंत्रालय के साथ जनजातीय समाज का कौन सा कार्य हम ले सकेंगे इस पर चर्चा भी करना उचित नहीं समझा। तो आप कितना संवेदनशील सरकार है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह वास्तविकता है। जहां भी ऐसी सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल में यहां सांसद आए हुए हैं पश्चिम बंगाल से मोर्चा के कार्य समिति में, वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि ट्राइफेड के माध्यम से जिन योजनाओं को हम प्रारंभ करना चाहते हैं
जनजातीय समाज के लिए, एकलव्य मॉडल के लिए वहां पर जमीन नहीं दे रहा। आदिवासी समाज शिक्षा कैसे प्राप्त करे? आदिवासी समाज राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि आदिवासी समाज स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये कार्य समिति का संकल्प है। ये संदेश आज हमें देने की आवश्यकता है। हम सब स्वाभिमानी समाज, स्वाभिमानी राष्ट्र के नागरिक हैं। हमें इस बात को ध्यान में रख करके लगातार कार्य करने की आवश्यकता है और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने आदि काल से इतनी आहुतियों, जो आप देख रहे हैं इस सभागार में, आहुति देने वालों की बड़ी श्रृंखला है। स्वाभिमानी समाज और स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते अपने आप को समर्पित किया। भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आज पूरे देश भर के आदिवासी समाज है। ऐसे ही बहुत सारे देश के अंदर हमारे आदिवासी समाज के योद्धाओं ने अपना परिचय दिया है आहुति देकर। भगवान बिरसा मुंडा ने यहां पर, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने यहां पर, नीलांबर पीतांबर ने यहां पर, भूलो झानो ने यहां पर, शहीद गंगा नारायण सिंह ने यहां पर अपनी आहुति दे करके, बाबा तिलका माझी ने 1784 में क्लीवलैंड को, उस समय के कमिश्नर को मारकर अपने स्वाभिमान को बचाने का काम किया है। और इतनी बड़ी आहुति देकर यदि हमें सींचने का काम किया है, तो भारत को और भारत के आदिवासी समाज को आज इस संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हमें पूरा करना है, जिसको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया है कि देश भर के आदिवासी समाज और देश आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए आत्म इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।